नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर के लगातार सियासत तेज है और अब उसी तर्ज पर उत्तर मुंबई में भी ये सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है, जहां पर उत्तर मुंबई के समग्र विकास को लेकर चौथी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएमसी कमिश्नर, महाडा कमिश्नर, ज्वाइंट सीपी, मुंबई पुलिस, ट्रैफिक विभाग के अधिकारी समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उत्तर मुंबई को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई, जो 31 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। मानसून के बाद अगली चरण की परियोजनाएं शुरू होंगी। दहीसर और पोईसर नदियों की सफाई पर रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। वहीं मलाड मालवनी क्षेत्र में अवैध निर्माण और वनों पर अतिक्रमण की गंभीर समस्या पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अगले 2 सालों में उत्तर मुंबई की 11 से ज्यादा झीलों का पुनरावास किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय से संपर्क कर बोरीवली, दहीसर, कांदिवली, मलाड रेलवे क्षेत्र के डिजाइन पर कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए ठाणे मेट्रो स्टेशन और कांदिवली पश्चिम में हजार बिस्तरों वाले अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। भगवती अस्पताल का विकास कार्य जल्द पूरा किया जाएगा और गोराई में अस्पताल निर्माण पर भी विचार चल रहा है। बहुत कंजेस्टेड है वहाँ, 2 रोड्स नई शुरू करके मलाड स्टेशन से लोगों को आना जाना आसान हो, उसका भी काम का रिपोर्ट आज दिया गया। वो भी प्रगति पे अच्छा काम चल रहा है। एक ठाकुर विलेज से लोखंड वाला 120 फीट डीपी रोड का मिसिंग लिंक है सिंह एस्टेट पे, उसके बारे में भी आज रिपोर्ट दी गई है और हमने कुछ आदेश दिए हैं कैसे उसको जल्द से जल्द कनेक्ट कर सके दोनों हिस्सों को। वो भी आज चर्चा बहुत डिटेल में हुई है। सभी रेलवे स्टेशन बोरीवली के तर्ज पर मलाड, कांदिवली वगैरह में भी जो नॉन हॉकर जोन होते हैं रेलवे के कानून के हिसाब से जो आदेश आया है कोर्ट का 150 मीटर तक, उस पर बोरीवली में बहुत बढ़िया काम हुआ है। आज आप बोरीवली स्टेशन से बाहर आए होंगे तो बड़े सरलता से आप बाहर आ सकते हैं, साफ सुथरी है। वैसे ही बाकी स्टेशंस पे भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जिले में विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कानपुर दौरे को लेकर स्थल का निरीक्षण भी किया। सीएम ने पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा और व्यवस्थाओं में कोई कोताही ना हो। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि कानपुर में प्रधानमंत्री का दौरा पूरी गरिमा और व्यवस्था के साथ संपन्न हो, इसके लिए हर विभाग जिम्मेदारी से काम करे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सपा को कांग्रेस और बीजेपी के समान दलित विरोधी करार दिया है। मायावती ने कहा कि सपा को दलितों की गरीबी, पिछड़ापन और जातिवादी शोषण के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने हमेशा दलितों के साथ विश्वासघात किया है। मायावती ने यह भी दावा किया कि बसपा ने सदैव सर्व समाज में भाईचारा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया है, जबकि सपा केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने सपा की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो भी कांग्रेस और बीजेपी की तरह ही दलितों के हक में नहीं है। और वहीं पटना में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर एक तीखा बयान दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती मेरे मित्र हैं, लेकिन वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मिथुन चक्रवर्ती को राजनीति में लाया गया है और वे ना तो कभी विधायक, पार्षद या सांसद रहे हैं और ना ही उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव है। सिन्हा ने यह भी खुलासा किया कि मिथुन चक्रवर्ती एक राज्यसभा के सदस्य बने थे, लेकिन वो भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कारण अब बीजेपी के दबाव में आकर वे बयान दे रहे हैं। इस बयान से मिथुन चक्रवर्ती की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
मिथुन चक्रवर्ती हमारे दोस्त हैं, मैं उनको अच्छे कलाकार, अच्छे दोस्त के रूप में जानता हूं, लेकिन वो मिथुन चक्रवर्ती कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, कोई पॉलिटिक्स में उन्हें लाया गया है, कोई पॉलिटिक्स के कभी उनमें ना एमएलए रहे हैं, ना पार्षद रहे हैं, ना एमपी रहे हैं। एक बार राज्यसभा आए थे, वही ममता जी की वजह से आए थे, और वो भी राज्यसभा में उनके ऊपर कुछ कांड हुआ था, इसके लिए उनको छोड़ना पड़ा या जाना पड़ा उनको राज्यसभा से। इसलिए अगर वो कुछ कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, या बीजेपी के दबाव में आकर, बीजेपी के हमारे फ्रेंड्स लोगों के दबाव में आकर कुछ कह रहे हैं या उनको कहना पड़ रहा है, तो मैं उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं मिथुन के बारे में कभी, लेकिन जो हो रहा है मिथुन चक्रवर्ती हमारे दोस्त हैं, मैं उनको अच्छे कलाकार, अच्छे दोस्त के रूप में जानता हूँ। और वहीं आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी सरकारी पैसों से अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ब्लॉक स्तर से लेकर मंत्रियों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने केंद्र की एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि अगर भ्रष्टाचार है तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रही है तो ये आपकी विफलता है। कंपनी सेक्रेटरीज का जो आईसीआईसीआई का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि आज बढ़ते हुए देश का आर्थिक स्थिति देखते हुए आज जो भारत एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच होने के लिए जो टारगेट प्रधानमंत्री रखे हैं, उसको पहुंचने में कंपनी सेक्रेटरीज का रोल बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है। और कंपनी सेक्रेटरी से गुड गवर्नेंस को हो और देश का आर्थिक स्थिति बढ़ाने में वो हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हो और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी करने में भी हो, ऐसी एक्टिविटी में कंपनी सेक्रेटरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। इस सुबह संदर्भ में आज हैदराबाद में नया बिल्डिंग बनाने का जो आईसीआईसीआई का, तो देश की राजधानी में एक बार फिर से सियासत काफी खलबला गई है। अब देश की राजनीति भी एक बार फिर से तीखी बयानबाजी का यहां पर सबब लेती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर के राजधानी से लेकर महाराष्ट्र तक हर कोई हल्ला बोल कर रहा है। विपक्षी नेता की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति एक सजावटी पद है, जिनके भाषण सरकार लिखती है और जो कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप है और ये उपाधि खुद बीजेपी और संघ ने दी है। इसी कड़ी में तमिलनाडु के राज्यपाल को भी निशाने पर लिया गया। उनके लिए कहा गया कि अब संघ प्रचारक बन गए हैं और राजभवन में ही शाखा चला रहे हैं। सवाल उठाते हुए कहा गया है कि अगर शाखा ही चलानी है तो इस्तीफा देकर बाहर जाइए। राज ठाकरे पर भी हमला बोला गया। कहा गया कि मराठी भाषा को हिंदी नहीं गुजराती से खतरा है, लेकिन जब मराठी इलाकों को गुजराती क्षेत्र में बताया जाता है तो राज ठाकरे खामोश रहते हैं। क्या वो मोदी शाह के डर से चुप हैं? आदित्य ठाकरे की ओर से आई भाषा विवाद की सफाई पर कहा गया कि हम हमदर्दी और सम्मान की बात करते हैं, हमला नहीं। और कॉरपोरेशन चुनावों को लेकर तो विपक्ष ने पूरी बयानबाजी को राजनीतिक नौटंकी करार दे दिया। बोले ये सब चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। तो आप उसे आक्रमण बोलते हो, मैं आक्रमण की बात कर रहा हूं। हम सब भाषा का और सब लोगों का सम्मान करते हैं। आप ये छोटे छोटे बात लेकर सवाल मत करिए। अगर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ गुजराती भाई है मेरे साथ अभी बैठे, उनसे हमारा क्या झगड़ा है? मैं आक्रमण की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी गुजराती भाषा का सम्मान करता हूँ। मैं गुजराती थिएटर जाकर देखता हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ, जैसे हिंदी थिएटर देखता हूँ वैसे गुजराती थिएटर का भी सम्मान करता हूँ। चलिए, थैंक यू। कॉर्पोरेशन चुनाव का ये सब कॉर्पोरेशन चुनाव का खेल चल रहा है भाई। शिवाजी पार्क में कैफे बना है पॉलिटिकल, वहां जाकर लोग बैठते हैं, चाय पानी करते हैं और इस प्रकार से आइडिया छोड़ देते हैं, हवा में पतंग उड़ाते हैं। ऐसे अब तक इतने पतंग उड़ाए, वहां बैठकर एक भी ऊपर नहीं गई, सब कटी पतंग है। तो आप उसे आक्रमण बोलते हो, मैं आक्रमण की बात कर रहा हूँ। हम सब भाषा का और सब लोगों का सम्मान करते हैं।
आप ये छोटी छोटी बात लेकर सवाल मत करिए। अगर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ गुजराती भाई है मेरे साथ अभी बैठे। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक जिले के तालुका पेठ स्थित बोरीचिवारी गांव में जल संकट गंभीर रूप धारण कर चुका है। बता दें कि गांव में लंबे समय से बारिश नहीं होने और भूजल स्तर के गिरने के कारण अधिकांश कुएं पूरी तरह से सूख गए हैं। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर और कुएं की गहराई तक जाना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मौजूद जल स्रोत अब उपयोग के लायक नहीं बचे हैं और प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है। कई परिवारों को दिन भर का समय केवल पानी जुटाने में लग जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से टैंकरों की व्यवस्था और स्थायी जल स्रोत विकसित करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि पेठ तालुका का ये इलाका पहले भी जल संकट से जूझता रहा है, लेकिन इस बार स्थिति और भी भयावह हो चली है। जल संकट को देखते हुए पर्यावरण विशेषज्ञ भी चिंता जता रहे हैं और जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं और ग्रामीणों को अगर जल्द राहत न मिलने की स्थिति में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो वहीं टमाटर का भाव गिरने से नाराज किसानों ने फ्री में टमाटर बांटने शुरू कर दिए हैं। क्रेट खाली करने के लिए बड़ी मात्रा में मंडी पर जमीन पर ही पलट दिया गया है। टमाटर फ्री में टमाटर लेने के लिए मंडी की आढ़त पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। फ्री में टमाटर देने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया। वायरल वीडियो में 100 किलो टमाटर फ्री में लुटाने का दावा रहा। बुलंदशहर की नवीन फल और सब्जी मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से ये वीडियो वायरल हुई है। तो वहीं नासिक में दरगाह हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। ये गिरफ्तारियां उन उपद्रवियों की पहचान के बाद की गई है जिन्होंने हिंसा के दौरान पुलिस पर पथराव किया था। बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इनकी पहचान की है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया है। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस सतर्कता बरत रही है और मामले को लेकर लगातार जांच जारी है। तो वहीं बुलंदशहर से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस का दरोगा ई रिक्शा चालक से रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में दरोगा 500 रुपए की रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरी घटना काला आम चौराहे पर हुई। इस घटना को एक यात्री ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस वीडियो के बाद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा और क्या इस पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं कोपरगांव तहसील के मुख्य मार्ग पर स्थित सचिन वॉच कंपनी पर शनिवार की सुबह 4 बजे अज्ञात डकैतों ने साहसिक डकैती की। इस घटना से पूरे व्यापारी वर्ग में भय का वातावरण फैल गया है और कानून व्यवस्था को लेकर फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई है। डकैतों ने दुकान की कीमती वस्तुएं लूट ली, जिससे नागरिक पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में शहर में चोरी, घर फोड़िया और अन्य अपराधों के उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसमें व्यापारी वर्ग और आम नागरिकों से असुरक्षा का माहौल देखने को मिला। पुलिस प्रशासन को इस घटना की गंभीरता से अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई नजर आई, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। इसके लिए सभी आवश्यक उपाय तत्काल लागू करने चाहिए, ऐसी अपेक्षा कोपरगांव के नागरिकों ने भी व्यक्त की है। चलिए हापुड़ की तरफ रुख करेंगे, जहां पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। युवक को लात, घूंसों और बेल्ट से जमकर के पीटा गया। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस जांच में जुटी। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गांव कस्तला कासमाबाद का बताया जा रहा है। मारपीट का
वायरल वीडियो सामने आने के बाद से प्रशासन खेमे में हड़कंप मच गया है। तो अब खबर अमरोहा से है, जहां टॉरेंट गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। बता दें कि 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग के तेज लपटे उठते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही डिडौली पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि यह हादसा डिडौली कोतवाली के चौधरपुर नेशनल हाईवे 9 का है। तो वहीं बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर जाट में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि भीम नाम का किशोर आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था, तभी पेड़ से सटी हुई हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर के हंगामा काटा। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, क्योंकि हाई टेंशन लाइन पेड़ के बेहद नजदीक से गुजर रही थी। वहीं चंदौली जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। बता दें कि बबूरी थाना क्षेत्र के परिमाता मंदिर के समीप एक अनियंत्रित पिकअप वाहन ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां एक की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने पिकअप वाहनों को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और तेज रफ्तार और लापरवाही से हो रहे ऐसे हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि दुष्कर्म के आरोपी फैसल के हौसले इतने बुलंद है कि वो स्कूल में घुस गया और दुष्कर्म पीड़िता महिला टीचर पर पिस्तौल तान दी। ये पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी फैजल पहले भी पीड़िता को व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए धमकी दे चुका था, जबकि पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मुकदमा पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है और फैसल लगातार फैसला अपने पक्ष में करवाने के लिए दबाव बना रहा है। ताजा मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फैजल के खिलाफ जान से मारने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। दिनांक 19/4/2025 को एक महिला श्रीमती सादान अहमद द्वारा थाना नौगावा सादात पर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम फैसल है, जिसके ऊपर पूर्व में दुष्कर्म का मुकदमा चल रहा है और जो जेल भी जा चुका है, वो विद्यालय में आया और महिला पर उक्त मुकदमे में समझौतों को लेकर दबाव बनाने लगा तथा कनपट्टी पर तमंचा लगाकर धमकी देने लगा। उक्त प्रकरण में आरोपी की तलाश की गई तो यह जानकारी मिली कि आरोपी ने एक विषाक्त पदार्थ खा लिया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर दिया गया है एवं विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 19/4/2025 को एक महिला श्रीमती सादान अहमद द्वारा थाना नौगावा सादात पर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम फैसल है, जिसके ऊपर पूर्व में दुष्कर्म का मुकदमा चल रहा है और जो जेल भी जा चुका है, वो विद्यालय में आया और महिला पर उक्त मुकदमे में समझौतों को लेकर दबाव बनाने लगा तथा कनपट्टी पर तमंचा लगाकर धमकी देने लगा। उक्त प्रकरण में आरोपी की तलाश की गई तो यह जानकारी मिली कि आरोपी ने एक विषाक्त पदार्थ खा लिया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर दिया गया है एवं विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 19/4/2025 को एक महिला श्रीमती सादान अहमद द्वारा थाना नौगावा सादात पर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम फैसल है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।